हेलो बच्चों। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के बाद अब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो काइनेमेटिक्स है ये एक्चुअल में फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। मैथमेटिकल टूल्स में हमने उतना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स ये सब पढ़ लिए हैं जो हमें आगे फिजिक्स में काम आएगा। इन सबको आप आगे डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स में। ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है फिजिक्स का, ये लगभग हर चैप्टर में आगे आपको काम में आएगा, क्योंकि हम इसमें सीखने वाले हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फिर हम सीखेंगे वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो ये जो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है, ये वाला वीडियो, इसमें हम इन सब क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन किया गया है ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आगे के वीडियोस में हम मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बेसिक क्वांटिटीज को हम कवर करने वाले हैं इसमें, और इन सबको कैसे स्टार्ट, कैसे बनाया गया था, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम जो बात करते हैं ना, वो हम एक्चुअल में मोशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि मोशन किस वजह से हो रहा है। वो फोर्स लगने की वजह से हो रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। हम इसमें सिर्फ मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, फिजिक्स में दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट वो हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर वो हो गया जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे अपने को नाम से दिख रहा है। और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट रहता है, वही रहता है मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन विदाउट ऑब्जर्वर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आप किसी कार में बैठ के जा रहे हो, और किसी कार के अंदर बैठे हुए हो आप, और कार इस तरफ चल रहा है। रास्ते में आपको जो भी बिल्डिंग्स वगैरह दिखेंगी या कोई भी पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, वो सब आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओगे, तो ये पेड़ पौधे आपको रेस्ट पे दिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट तो दोनों केस में आपके लिए यही है, लेकिन फर्स्ट केस में अगर आप ऑब्जर्वर हैं, 99% केस में फिजिक्स में हम खुद ही ऑब्जर्वर रहेंगे। ठीक है। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपको रेस्ट पे दिखेंगे। लेकिन अगर आप कार के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे और कार चल रही है, उस केस में हमें इनका मोशन दिखाई देगा, ये रेस्ट पे अपने को नहीं दिखेंगे। तो विदाउट ऑब्जर्वर हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है या फिर चल रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखिए हमेशा। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। अब देखिए बच्चों, ये हमने बात वहां पे भी किया था जब हम मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इसका भी हमें काइनेमेटिक्स में जरूरत पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप सिंपल ये कह सकते हो, जो अपने को डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कई तरह के होते हैं। एक तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, एक्स एक्सेस ये हो गया, ये हो गया है वाई एक्सेस,
और जेड एक्सिस इस पॉइंट से पास होता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। डायग्राम में हम पेज पे इसको ऐसे बनाते हैं और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। डायग्राम में अपने को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। एक ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें भी अपने को डायरेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाती है। कैसे? एक्स एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल चलता है तो डायरेक्शन हम बोल देते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे चल रहा है तो जे कैप, और जेड एक्सिस पे चल रहा है तो के कैप। और भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं हम, जैसे लेफ्ट राइट, ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें भी क्या है, अपने को डायरेक्शन के बारे में जानकारी मिल रही है। लेफ्ट राइट अप डाउन, इसको भी आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हो। और भी हमने पढ़े हुए हैं, जैसे किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम देखें, जैसे ग्राउंड पे चलते हैं हम, तो मैं यहाँ पे एक 3D डायग्राम बनाता हूँ। इसको हम बोल देते हैं ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्राउंड पे चलते हुए, और ये हो गया अप डाउन। तो ये भी एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इससे भी अपने को डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। डायरेक्शन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आगे हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम भी काम में ले सकते हैं। कभी कभी हम डायरेक्शन ऐसे भी लिख देंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, और कभी कभी हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी काम में लेंगे। जैसा क्वेश्चन में अपने को दिया जाएगा उस तरीके से ही हम डायरेक्शन काम में लेंगे। एक और बात रहती है बच्चों, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का सीधा सा मतलब है जहां पे ऑब्जर्वर रहता है। ऑब्जर्वर जहां पे है वही रेफरेंस फ्रेम है। जैसे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है, कहने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बात कर रहे हैं। जैसे ऑब्जर्वर कार के अंदर है तो रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू कार। तो जब आगे कभी भी हम ऐसा पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू कार, तो इसका सिंपल सा मतलब है ऑब्जर्वर कहाँ है, कार के अंदर है। ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसका मतलब है ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठ के बाकी सबको ऑब्जर्व करेगा। लिफ्ट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ऑब्जर्व करेंगे, जैसा अपने को नॉर्मली दिखता है वैसे ही। बाकी हम लिफ्ट और कार के अंदर भी बैठेंगे रिलेटिव मोशन में। रेफरेंस फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के बाद बच्चों हम अपनी फर्स्ट क्वांटिटी पर चलते हैं, पोजीशन। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो ऑब्जर्वर कैसे लिखता है? पोजीशन को हम आर वेक्टर से लिखते हैं, और पोजीशन का सिंपल सा मतलब है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसके बारे में हमें जानकारी देता है उसका पोजीशन। हम लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहता है। डायरेक्शन इसलिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे आप अपने घर के बारे में बताओ, आपका घर कहाँ पे है, तो सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर यहाँ से 2 किलोमीटर है। आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो आप अपने घर का कंप्लीट पोजीशन नहीं बता रहे हो। इसलिए पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन के बिना हम पोजीशन को नहीं लिख सकते हैं। पोजीशन का जो एसआई यूनिट रहता है वो रहता है मीटर, और इसके डायमेंशंस रहते हैं m0, l1, t0। m मास, l लेंथ, t टाइम। तो पोजीशन में सिर्फ लेंथ आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को क्वेश्चन दिया जाए,
यहाँ ग्राउंड पे हमने एक बॉक्स को रखा हुआ है और यहाँ पे है ऑब्जर्वर बी और यहाँ पे है ऑब्जर्वर ए। ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 5 मीटर और मान लीजिए ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 3 मीटर। ये स्ट्रेट लाइन पे हैं तीनों, ए, बी एंड बॉक्स। अब अगर कोई हमसे ये पूछेगा राइट पोजीशन ऑफ बॉक्स, तो इतना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया है कि किसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है पोजीशन, ऑब्जर्वर कौन है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन ये बनता है पोजीशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। डायरेक्शन के लिए हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में ले लेते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें बॉक्स है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कौन है, ए। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन, वेलोसिटी ये सब पूछा जाएगा, आप उस ऑब्जर्वर की जगह पे जाके खड़े हो जाइए। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ए। आप ए की जगह पे जाके खड़े हो जाइए और अब आप देखिए आपको बॉक्स का पोजीशन क्या दिखेगा, कितने डिस्टेंस पे है आपसे, 8 मीटर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए अगर इस बॉक्स को देखेगा तो वो क्या बोलेगा, बॉक्स किस साइड है, राइट साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर राइटवर्ड। अभी अगर अपने से ये क्वेश्चन पूछा जाए पोजीशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स है और ऑब्जर्वर कौन है इस बार, बी। तो आप ऑब्जर्वर की जगह पे खड़े हो जाइए और अब आप बॉक्स को देखिए, क्या पोजीशन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 5 मीटर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो 5 मीटर राइटवर्ड। और ये आप ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन लिविंग थिंग ही ऑब्जेक्ट रहे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, किसका पोजीशन लिख रहे हैं हम, ए का। ए हो जाएगा इस बार ऑब्जेक्ट और बी हो जाएगा इस बार ऑब्जर्वर। अब आप ऑब्जर्वर की जगह पे जाके खड़े हो जाओ और अब आप ए को ऑब्जर्व करो। मैग्नीट्यूड आ जाएगा पोजीशन का 3 मीटर और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, लेफ्ट। बी के लेफ्ट साइड में है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर लेफ्टवर्ड। तो इस तरीके से हम पोजीशन लिखते हैं। हमें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ता है और डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है। ठीक है। और पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है और उसका पोजीशन ही नहीं पता है तो आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे इसका मतलब है आप उसके बारे में बात ही नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इस बार अपने को यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। हमारे पास ऐसे ही एक बॉक्स है, इस तरीके से। और कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को ऐसे दिया है, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस और ये है जेड एक्सेस। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो, उस रूम का ये वाला जो कॉर्नर है, ये है ओरिजिन पॉइंट
ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, ये हो गया है ओरिजिन पॉइंट्स। और अपने को ये जो पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन लिखने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। एक तरीके से ये बोल सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये बात ध्यान रखिए, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले, सेंटर ऑफ मास से पहले तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, एक पॉइंट के जैसे ही उसको ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, इस रूम के जो अपने को डायमेंशंस दिए हुए हैं वो इस तरीके से बोला है, ये है 3 मीटर। इस रूम के लिए हाइट अपने को दिया हुआ है, बॉक्स बोल सकते हो आप इसको, 2 मीटर। और ये वाला जो लेंथ है ये है 4 मीटर, ये वाला लेंथ, ये 4 मीटर हो जाएगा, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। 3 मीटर, 3 मीटर, 3 और ये 3। और इसका हाइट ये अपने को दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है। वैसे हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स में, जब हमने पोजीशन लिखा था, वापस से हम लिख लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाए और सिंपल अपने से पोजीशन पूछा जाए तो कहने का मतलब है ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है। और अब हमें पॉइंट ए का पोजीशन लिखना है। और ध्यान रखिए, एक्स डायरेक्शन के लिए हम काम में लेते हैं आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप। यूनिट वेक्टर्स जो अपने को डायरेक्शन बताते हैं वो हम इसलिए काम में लेते हैं कि बार बार हमें ये ना बोलना पड़े एक्स डायरेक्शन। सिंपल हम क्या लिख दें, आई कैप, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन। बार बार ये ना बोलना पड़े वाई डायरेक्शन, उसके लिए हमने काम में लिया है जे कैप। और इसी तरीके से जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। और ध्यान रखिए, हम सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ही चल सकते हैं। तो अगर हमें हमसे ए का पोजीशन पूछा जाए और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम यही बताएंगे कि भाई हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, 3 मीटर चलना पड़ेगा इस लेंथ के इक्वल। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ए के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ए का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, 3 डायरेक्शन आई कैप। अगर अपने को बी का पोजीशन लिखना है तो देखिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और अगर हमें बी तक जाना है तो कैसे चलेंगे, एक्स में चलना पड़ेगा 3 मीटर और फिर वाई में चलना पड़ेगा अपने को 2 मीटर। ठीक है। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का पोजीशन 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इतना अगर आप लिख दोगे तो देखने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा कि पॉइंट बी कहां पर है, कैसे पहुंचा जाएगा पॉइंट बी पर। पहले हमें एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा 3 मीटर और फिर वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा 2 मीटर, हम अपने आप पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पर। ऐसे ही कोई हमसे पूछे कि पॉइंट सी का पोजीशन क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि अपने को वाई डायरेक्शन में चलना है 2 मीटर और हम पॉइंट सी पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट सी का पोजीशन 2 जे कैप। पॉइंट डी के बारे में अगर हम बात करें और यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो पॉइंट डी पे अगर हमें जाना है, ये ध्यान रखो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, जिस तरीके से अपने को डायरेक्शन दिए हैं हम उसी में चल सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए हमें वाई में चलना पड़ेगा 2 मीटर और जेड में चलना पड़ेगा इधर 4 मीटर। ठीक है। हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं ऐसे चल के, और ऐसे भी जा सकते हैं। देख लो वापस से, जेड डायरेक्शन में हमें कितना चलना पड़ा, 4 मीटर, और वाई में कितना चलना पड़ा, 2 मीटर। ठीक है। तो पॉइंट डी का पोजीशन हो जाएगा 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है। पहले आई लिखते हैं फिर जे फिर के, ऐसा लिखने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 के कैप प्लस 2 जे कैप लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, एक ही बात है। ठीक है। इसी तरीके से आप पॉइंट ई का पोजीशन लिख सकते हो। पॉइंट ई पे जाना है तो देखो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे जेड एक्सिस पे कितना, 4 मीटर चल के। तो सिंपल आप लिख दो 4 के कैप। जैसे ही आप पॉइंट ई का पोजीशन 4 के कैप लगाओगे, बोलोगे, तो अपने आप समझ जाएगा सुनने वाला कि अगर पॉइंट ई पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 मीटर चलना पड़ेगा, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन में। इसी तरीके से आप आगे भी पोजीशंस लिख सकते हो
पॉइंट एफ का पोजीशन अगर आपको लिखना है तो देखो ध्यान से, पॉइंट एफ यहाँ पे पहुंचना है तो एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और फिर जेड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, 3 मीटर 3 आई कैप, और जेड डायरेक्शन में 4 मीटर 4 के कैप। आर जी वेक्टर, जी पॉइंट का पोजीशन देखिए, जी पॉइंट पे आपको जाना है तो एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा पहले, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर जेड डायरेक्शन में। एक्स में 3, फिर उसके बाद वाई में 2 मीटर और जेड में 4। तो ये हो जाएगा 3 जे कैप, सॉरी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। आप इस रास्ते से भी जा सकते हो ऐसे चल के। तो वापस आपको देख लो, वाई डायरेक्शन में कितना, 2 मीटर, एक्स में 3 और जेड में 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 जे कैप वाई डायरेक्शन में चले प्लस 3 एक्स डायरेक्शन में चले और फिर 4 जेड डायरेक्शन में चले। ये भी सही है और ये भी सही है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप पोजीशन लिख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं 1D 2D एंड 3D मोशन के बारे में। 1D मोशन, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही बात है ये। 1 डायमेंशनल मोशन की ये नाम है रेक्टिलिनियर एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। 1D मोशन हम ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें अपने को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, या फिर हम बोले मिनिमम हमें एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है। इफ मिनिमम 1 axis is required to observe the motion of observer, sorry, of object। अगर ऑब्जर्वर को सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़े ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं 1D मोशन। और बात ध्यान रखिए, फॉर 1D मोशन we can take positive and negative sign to define the direction। अगर आपको 1D मोशन ऑब्जर्व करना है तो सिर्फ आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन काम में ले सकते हो। कैसे, देखिए 1D का मतलब हो गया हमें सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत है। वो इस तरीके से भी हो सकता है, लेफ्ट राइट। तो आप एक को पॉजिटिव बोल दो जो आपका मन करे, एक को नेगेटिव बोल दो, क्योंकि 1D मोशन है ना, हमें एक ही एक्सिस की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से कोई यूनिट वेक्टर काम में लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव बोल दो। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपल क्या काम में ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अगर पार्टिकल वाई एक्सिस पे चल रहा है तो इसको तो हम बोलते हैं प्लस जे कैप, और ये नीचे वाला डायरेक्शन क्या रहता है, माइनस जे कैप। तो जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एक्सिस है, सिर्फ प्लस माइनस से भी हम काम चला सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो, और हमें वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ऑब्जर्व करना है 1D मोशन, तो अपर डायरेक्शन आपको आप पॉजिटिव बोल दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जहां पे प्लस साइन आएगा हम समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में है, और नेगेटिव साइन आया तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अपर डायरेक्शन को नेगेटिव बोल दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
अगर क्वेश्चन में हमें पहले से दिया हुआ है कि अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम अपने हिसाब से डायरेक्शन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन हमें देते हैं और आंसर अगर वेक्टर फॉर्म में आ रहा है तो डायरेक्शन खुद से डिफाइन करके देते हैं, ठीक है। बाकी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात किया है तो हम डायरेक्शन अपने हिसाब से लेके सॉल्व कर सकते हैं और अपने को आंसर मिल जाएगा। या फिर किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात किया है, जैसे पोजीशन हमें लिखना है और हमसे सिर्फ पोजीशन का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप कोई सा भी साइन काम में ले सकते हो अपवर्ड के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों 2D मोशन के बारे में। जो 2D मोशन है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। 2D मोशन को ऐसे ही बोल देते हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो जैसे नाम से दिख रहा है 2D मोशन, हमें इसमें कितने एक्सेस का रिक्वायरमेंट रहता है, मिनिमम 2 एक्सेस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन इन ए प्लेन इसको इसलिए बोलते हैं कि जो दो एक्सेस आप लोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने एक्स लिया और वाई लिया, इसका मतलब है आप इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हो, ओ ए बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई प्लेन एक्स और वाई से मिलके बनता है ना, तो उसको हमें बोल देते हैं, जैसे ओ ए बी सी, यहाँ पे ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, ऐसे भी बोल देते हैं हम। ये नीचे वाला ये है ओ ए एफ ई, ये एक्स और जेड से मिलके बन रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्स जेड प्लेन। और ये ओ सी डी ई, ये जो प्लेन है ये वाई जेड से मिलके बन रहा है, वाई जेड प्लेन। और थर्ड नंबर पे आता है 3D मोशन। और इतने में हम समझ गए हैं कि 3D मोशन का मतलब क्या है, हमें तीनों एक्सेस की जरूरत पड़ती है। इफ ऑल 3 एक्सेस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं 3D मोशन, ठीक है। तो हम 1D मोशन से स्टार्ट करते हैं पोजीशन लिखना। वैसे हमने पोजीशन लिख लिए हैं, फिर भी एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे अपने को बोला जाए कि ये जो पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। और ऑब्जर्वर यहाँ पे है 0 पे, ओरिजिन पे। और ये अपने को ऐसे पोजीशंस दिए हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे है -1 -2, इस साइड ऐसे आ जाएगा -3, ठीक। इसमें आई कैप काम में लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। आई कैप जे कैप के कैप हम काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डायरेक्शंस होते हैं, एक से ज्यादा जब डायरेक्शंस होते हैं तो उनको अलग अलग बताने के लिए हम आई कैप जे कैप के कैप काम में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेस है, तो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव। और यहाँ पे है ऑब्जर्वर। अब देखिए, एक जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं ए। एक यहाँ पे है, ये है बी। और एक मान लीजिए यहाँ पे है, ये है सी। तो अगर हमें लिखना है पोजीशन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा, देखो ए का पोजीशन क्या आएगा, +2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो बताएगा डायरेक्शन, और 2 क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कितना, 2 मीटर, और आप ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाओगे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। सिर्फ एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं, एक्स ए वेक्टर। जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से लिखी हुई रहती है, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड क्या रहते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड,
तो पोजीशन वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट था तो सिंपल हमने पोजीशन को क्या लिख दिया, एक्स ए वेक्टर। इसी तरीके से अगर अपने से पूछा जाए पोजीशन ऑफ बी, तो वो हम लिख देंगे +4, प्लस साइन डायरेक्शन के लिए और 4 मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया है, एक्स बी वेक्टर। और इसी तरीके से आगे पोजीशन ऑफ सी आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा -3 एक्स सी वेक्टर। तो एक्स से एक्स बी एक्स सी वेक्टर इसलिए काम में ले रहे हैं कि अपने को बार बार ये ना लिखना पड़े पोजीशन ऑफ ए, सिंपल ये लिख दो एक्स ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। हम पोजीशन लिखने के बाद अगर अपने को पोजीशन लिखना आ गया तो रेस्ट एंड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर वो मूव कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट। देखो बच्चों, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख सकते हो, पोजीशन बता सकते हो, तो आप ये भी बता सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर रेस्ट पे है। आप कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, उसका पोजीशन देखो और आप उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कीजिए और आप उसके पोजीशंस लिखिए। अगर उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। लेकिन अगर उसका पोजीशन आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हम बोल देते हैं वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो रेस्ट को कैसे डिफाइन किया गया, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। और मोशन को कैसे डिफाइन किया गया है, ये भी अपने को अभी समझ में आ गया है। मोशन का मतलब है इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन with respect to the observer। इसलिए पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पोजीशन के बारे में बात किए हम ये कह ही नहीं सकते हैं, अगर हमें पोजीशन नहीं लिखना आता है तो हम ये बता ही नहीं सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। ठीक है बच्चों, रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात हो गया है और ये भी हमें समझ में आ गया है कि पोजीशन के बिना हम ये नहीं बता सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है। इसलिए पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है। 1D में हमने लिख लिया है पोजीशन, 2D में भी हमने लिख लिया है। जैसे ये जो पॉइंट है बी, इसका पोजीशन में अपने को आई कैप भी लगेगा और जे कैप भी लगेगा। और 3D में भी लिखना सीखा हमने पॉइंट जी का पोजीशन। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, ये वाला, तो इसमें अगर कभी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्राउंड पे ही चल रहा है तो हमें अप डाउन इसका जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ये वाले डायरेक्शन से ही काम चल जाता है, इन दो एक्सेस से ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसका भी कर लेते हैं। इसको ऐसे बना दिया जाता है, जब अपने को सिर्फ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट के बारे में बात करना हो ना, तो इसको ऐसे बना के लिख देते हैं हम, इस तरीके से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जैसा अपने को मैप हम देखते हैं ना, उसमें इसी तरीके से डायरेक्शन रहते हैं। उसका मतलब ऐसा तो नहीं रहता कि इंडिया का जो मैप है और आप अगर मुंबई में हो और अगर आपको दिल्ली जाना हो
तो आप ये बोल दो कि आपको ऊपर की साइड जाना है। ऊपर की साइड का मतलब रहता है मैप में जब हम ऊपर चलते हैं तो नॉर्थ, नीचे आते हैं तो साउथ, लेफ्ट साइड जाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन, और राइट साइड जाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। और इसमें कभी अगर हमें अप डाउन दिखाना पड़े तो अप साइड, तो ये ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा। इस वाले डायग्राम को अगर आप ऐसे बनाओगे, नॉर्थ को ऐसे, तो अप ऐसे जेड एक्सिस की तरह बाहर की तरफ आ जाएगा, और डाउन साइड ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अप डाउन की जब हमें जरूरत नहीं पड़े तो हम सिंपल ऐसे बना लेते हैं। तो एक इसमें भी हम पोजीशन लिखना सीख लेते हैं। इस तरीके से अपने को बोला हुआ है, डायरेक्शंस के बारे में दिया हुआ है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये अपने को दिया हुआ है 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बी, और यहाँ से ये मान लीजिए अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है अपने को 30 डिग्री। तो अगर हमें ए का पोजीशन लिखना है, पोजीशन ऑफ ए, आर ए वेक्टर, तो ये हम सिंपल ऐसे लिख देंगे 10 मीटर ईस्टवर्ड्स। सिंपल ऐसे। जैसे ही हम ये पोजीशन लिखेंगे, किसी को भी बताएंगे पॉइंट ए का पोजीशन है 10 मीटर ईस्टवर्ड्स, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि उसको 10 मीटर चलना है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हमें पॉइंट बी का पोजीशन लिखना है, ये आप ध्यान से समझना, पॉइंट बी का जो पोजीशन है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 20 मीटर, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये हम ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 20 मीटर हमें चलना है कौन से डायरेक्शन में? 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब है ईस्ट साइड से स्टार्ट करो और कितना एंगल रोटेट करना है? 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री पे लाइन है ना, इस पे चलना है अपने को 20 मीटर। कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, नहीं, नॉर्थ ईस्ट हम कब लिखते हैं? जब मान लीजिए अपने को इस तरीके से दिया जाए, ऐसा नहीं रहता है नॉर्थ और ईस्ट जहां पे आ जाए उसको सीधा नॉर्थ ईस्ट लिख दें। मान लीजिए यहाँ पे है पॉइंट पी, मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ है 50 मीटर, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री रहता है, और ये 45 डिग्री एंगल है ये वाला, तो ये भी हो जाएगा 45। तो बिल्कुल जब बीच से ऐसे लाइन जाता है ना, तो उसी डायरेक्शन को हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें अगर पॉइंट पी का पोजीशन लिखें हम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब यही रहता है 45 डिग्री, नॉर्थ से भी और ईस्ट से भी। ठीक है। ये जो डायरेक्शन हमने यहाँ पे लिखा था पॉइंट बी के लिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे, ये वाला एंगल। तो इस डायरेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब हमें नॉर्थ साइड से ईस्ट की तरफ जाना है कितना? 60 डिग्री, और ये जब लाइन बनेगा इस पे चलना पड़ेगा 20 मीटर। तो इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन भी आएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से रिलेटेड, तो उसमें हम ऐसे डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चों। पोजीशन लिखने के बाद सेकंड नंबर पे आता है डिस्प्लेसमेंट। एक गिवन टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो गया है, ये हमें पता चलता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब रहता है चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट किस साइड डिस्प्लेस हुआ है। अगर हमें ये बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा, और इसका जो यूनिट रहता है ये रहता है मीटर, और इसके डायमेंशंस हो जाते हैं m0, l1, t0। जो डिस्प्लेसमेंट रहता है
इसको एस वेक्टर से हम लिखते हैं और ये रहता है चेंज इन पोजीशन। ऐसे डेल्टा जो ये साइन है ना, ये हमेशा चेंज के लिए काम में आता है। और चेंज को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? फाइनल वैल्यू, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर अपने को फाइनल और इनिशियल पोजीशन पता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। ये रहता है डिस्प्लेसमेंट। अगर 1D मोशन के बारे में हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को सीधे हम लिख सकते हैं, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो डेल्टा एक्स वेक्टर, फाइनल एक्स पोजीशन माइनस इनिशियल। तो 1D के लिए हम सिर्फ एक ही एक्सेस काम में लेना होता है, तो उसी एक्सेस को हम लिख देते हैं पोजीशन में। जैसे मान लीजिए अपने को एक क्वेश्चन मिले यहाँ पे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो एक्स एक्सेस पे चल रहा है। हम एक ले लेते हैं, एक पर्सन है, वो पहले यहाँ पे था 0 पे, और फिर वो थोड़े टाइम बाद चल के यहाँ पे आ गया है 5। तो ये है उसका इनिशियल पोजीशन और ये है उसका फाइनल पोजीशन। आई मीन्स इनिशियल, एफ मैं फाइनल के लिए काम में ले रहा हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप सीधे लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछा जाए तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन देखिए, एक्स फाइनल क्या हो जाएगा? +5 माइनस इनिशियल क्या है? 0। तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया है? +5। तो प्लस साइन तो बताएगा डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कितना डिस्प्लेस हुआ है? ये 5 मीटर, ये लेंथ। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे अपने को बोल दें कि एक पर्सन है, वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है और ये अपने को बोला जाए 0, ये है 2 और ये है 5। +2 +5 भी लिख सकते हो, प्लस साइन लगाने की जरूरत रहती नहीं है। और मान लीजिए ये पर्सन पहले यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन और अब ये चल के यहाँ पे पहुंच गया है, ये है फाइनल पोजीशन, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है ओरिजिन पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछा जाए तो वो रहता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अपने को पता है, +5 पोजीशन लिखना सीख लिया है, और इनिशियल पोजीशन है +2। तो ये आंसर आ जाएगा +3। प्लस साइन यहाँ पे बताएगा डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए? पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ये ऑब्जर्वर किधर चला है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कितना डिस्प्लेस हो गया है? 3 मीटर। ठीक है, तो ये अपने को समझ आ गया है कि अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो अपने को सिर्फ फाइनल पोजीशन लगेगा और इनिशियल पोजीशन लगेगा। अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस पाथ पे चल के गया है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर joining the initial position of object, और अपने लिए सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेंगे पार्टिकल के जैसे, टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहता है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये जो वेक्टर है, यही वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और हमें पता है कोई भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एरो है
जो इनिशियल से स्टार्ट होके फाइनल तक जा रहा है, इसका जो लेंथ है, ये तो हो जाएगा इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड रहता है, वो अपने को हमेशा बताता है वेक्टर का डायरेक्शन। तो हम सीधे ये भी बोल सकते हैं इस एरो को ऑब्जर्व करके कि जो एस वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ 3 मीटर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 मीटर, और एरो हेड कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हमने लगा दिया है यहाँ पे प्लस साइन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए अपने को बोला जाए कि पहले जो ये पर्सन है ये यहाँ पे था, ये है इनिशियल पोजीशन 5, यहाँ पे 0 है, और ये चल के यहाँ -2 पे पहुंच गया है, ये है फाइनल पोजीशन। तो एक तो तरीका है, अगर अपने से डिस्प्लेसमेंट पूछे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन क्या है, -2। पोजीशन वेक्टर रहता है तो हमेशा ध्यान रखो साइन के साथ लिखना पड़ेगा पोजीशन। फाइनल पोजीशन हो गया -2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, +5, तो ये हो जाएगा -7। तो ये समझ में आ जाएगा अपने को कि माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, और कितना, 7 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। ये हो गया 5, और ये हो गया 2 मीटर, टोटल 7 मीटर। दूसरा तरीका अभी हमने सीख लिया है, एरो हेड को देख के हम डायरेक्शन बता देंगे, और एरो के लेंथ से हम मैग्नीट्यूड बता देंगे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनिशियल से फाइनल तक आप एक एरो बनाओ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, देखो इस एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको, ठीक है। और इस एरो का जो लेंथ है, ये अपने को दिख रहा है कितना है, 7। तो हम एस वेक्टर सीधा लिख देंगे, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 7, और ये डायरेक्शन किधर है, एरो हेड को देखोगे तो नेगेटिव साइड, तो ये हो गया -7। तो इस तरीके से भी हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करके डिस्प्लेसमेंट लिख दो, चाहो तो आप फाइनल और इनिशियल पोजीशन अगर आपको पता है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से भी आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। एक 2D का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सब आ जाएं। जैसे अगर अपने को बोला जाए, इस तरीके से अपने को ये डायरेक्शंस दिए हैं, और जो इनिशियल पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे है, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया इसने चलना, और पहले ईस्ट साइड चला है ऑब्जेक्ट 6 मीटर, और फिर नॉर्थ साइड चला है 8 मीटर। ये हो गया है फाइनल पोजीशन। और अपने को लिखना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हम ऐसे एक एरो बनाएंगे, और ये जो एरो है यही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब इस एरो का जो लेंथ है वो तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, लेंथ हम पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस लेंथ पता है, परपेंडिकुलर लेंथ पता है, तो हाइपोटेनियस लेंथ अपने को पता चल जाएगा। किस तरीके से, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये लेंथ है 6, ये है 8, तो ये लेंथ आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया 10 मीटर। और डायरेक्शन अभी हमने लिखा था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कैसे बताते हैं, ये एंगल से, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, बोल देते हैं थीटा है। तो ये वाले ट्रायंगल में हम ये थीटा एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/6, 4/3, इसका मतलब है थीटा आ गया 53 डिग्री, और ये एंगल 53 डिग्री है, तो डायरेक्शन हम लिख देंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है
डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप चाहो तो थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, करेक्ट किया है या फिर गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप ये भी ध्यान से देख सकते हैं कहाँ पे गलती हुई है। इस तरीके से हम सबसे पहले डायरेक्शंस बनाएंगे। अब देखिए अपने को बोला है ऑब्जेक्ट मूव्स 8 मीटर नॉर्थवर्ड, तो सबसे पहले हमें 8 मीटर चलना है नॉर्थ साइड। चलिए यहाँ पे चले गए हम 8 मीटर। फिर हमें बोला है 3 मीटर ईस्टवर्ड, तो 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले हम। और फिर हमें बोला है 4 मीटर साउथवर्ड, तो 4 मीटर हम साउथ डायरेक्शन में आ गए हैं। इतना ही रहेगा 4 मीटर। अगर 8 मीटर हम इतने को बोल रहे हैं तो लगभग इसका आधा क्या हो जाएगा ये। जरूरी नहीं है एकदम आप आधा लाइन बनाओ यहाँ पे, ठीक है, बस 8 मीटर से थोड़ा कम होना चाहिए। अब देखिए ये हमें पता चल गया है, ये है फाइनल पोजीशन और ये है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, बस यही अपने को करना था। और एक बार हम ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे एस वेक्टर, तो इसका लेंथ तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो हेड है इसका डायरेक्शन हम कैसे लिख देंगे, ये वाले एंगल से हम लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये वाले एंगल से भी लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, इसका लेंथ अगर अपने को पता करना है तो हम ये वाला ट्राइंगल काम में ले सकते हैं। बिल्कुल इसके पैरेलल ये लाइन बना दो, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और अब आप ये वाले ट्राइंगल को देखो, ये साइड है 3 मीटर, ये वाला साइड कितना आ जाएगा, ये टोटल लेंथ है 8 मीटर, इसमें से ये वाला पार्ट चला गया है 4 मीटर, तो ये कितना बच जाएगा 8 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल हम काम में ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला साइड है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एस। तो ये हम पता कर सकते हैं, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस लेंथ √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 5 मीटर। और ये वाला एंगल हम पता कर लेते हैं थीटा, तो ये टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा का वैल्यू हो जाएगा, टेन थीटा 3/4 है तो थीटा रहता है 37 डिग्री। तो अब हम ये जो वेक्टर है इसका लेंथ पता कर लिया है और डायरेक्शन भी इस एंगल से हमने पता कर लिया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एस वेक्टर हो जाएगा 5 मीटर 37 डिग्री। और कहां से हमने स्टार्ट किया है ये एंगल, नॉर्थ साइड से, और किधर जा रहे हैं, ईस्ट साइड जा रहे हैं, तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और देखिए इस बार दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दो पर्सन है जिनको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक को मैं राम बोल देता हूँ, एक को श्याम। तो देखो जो फर्स्ट पाथ है ना, ये तो है स्ट्रेट लाइन, और सेकंड पाथ ये है सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, ग्राउंड पे ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल के, और श्याम भी यहीं पे पहुंचा है। दोनों के इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल है, ठीक है, लेकिन दोनों के जो पाथ हैं वो अलग अलग हैं। अब देखिए हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम। हमें पता है अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही काम में आएंगे, पाथ अपने काम का नहीं है। पाथ आगे हम देखेंगे किसमें काम में आता है। और ये डिस्टेंस अपने को दिया है 100 मीटर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है इनका, तो राम और श्याम दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 100 मीटर ईस्टवर्ड्स, क्योंकि दोनों के इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल आएंगे।
और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं, इनिशियल से लेके फाइनल तक ऐसे एरो बना दो आप। तो ये जो लेंथ है एरो का, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और एरो हेड कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल से अपने को एक और बात यहाँ पे समझ में आ गया है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किस पाथ पे चल के ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गया है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हैं, सभी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, इन सभी का इनिशियल पोजीशन ये है, और सभी के लिए फाइनल पोजीशन भी बराबर है, यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ए इस पाथ पे चल के यहाँ पे गया है, बी स्ट्रेट लाइन पे चल के यहाँ गया है, सी के लिए पाथ ये है, और डी ऐसे किसी रैंडम पाथ पे चल के और यहाँ पे गया है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे इनके डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सभी के डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, सी एंड डी, सभी के डिस्प्लेसमेंट इक्वल आने वाले हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि सभी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर है। अब देखिए बच्चों, पाथ जो रहता है उससे अपने को क्या पता चलता है, अपने को अलग अलग पाथ अगर लेके पार्टिकल्स सेम पोजीशन पे भी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो उनके इक्वल आ जाएंगे, डिफरेंस किस में आएगा, वो रहता है डिस्टेंस। तो अपना अगला क्वांटिटी है यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम बता देते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ। और कोई भी लेंथ अगर डिस्टेंस कवर करना है तो एक टाइम इंटरवल रहता है उसके लिए, तो गिवन टाइम इंटरवल में कितना यहाँ पे उसने लेंथ कवर किया है वही क्या हो जाता है, डिस्टेंस। तो वो जो डिस्टेंस रहता है ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट रहता है मीटर, और इसके डायमेंशंस हो जाते हैं m0, l1, t0। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इस पे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, पार्टिकल गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ है और इसका हमें रेडियस दिया है कैपिटल आर, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, इसने आधा पाथ यहाँ पे कवर किया है। ये अपना क्वेश्चन है कि इसका डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो जब भी हमें डिस्टेंस पूछा जाए तो देखो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया है, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो जो पाथ का ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कंप्लीट लेंथ कितना रहता है 2 पाई आर,
और आधा ही कवर किया है इसने, तो इसका आधा कर देंगे हम 2πr डिवाइड बाय 2। तो कितना लेंथ कवर किया है, पाई आर। ये हो जाएगा 22r/7। ये तो हो गया है डिस्टेंस, और अपने से पूछा है डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही अपने से पूछा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना हमने सीख लिया है, कैसे करते हैं। इनिशियल से लेके फाइनल तक हम एक एरो बनाते हैं, और ये जो एरो का लेंथ है ये तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एरो हेड हो जाएगा, से अपने को पता चल जाएगा डायरेक्शन। तो देखो ये लेंथ कितना आएगा, ये डायमीटर बन गया, इसका लेंथ कितना रहता है 2r। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे 2r। ठीक है, तो इस ये डिफरेंस रहता है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। और एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में अपने को बोला है ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है वो है ये वाला पॉइंट, ये है इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल ऐसे चला है पहले इधर, और ये जो स्क्वायर है इसका साइड दिया है 10 मीटर, और फिर इधर चल के, और ये है फाइनल पोजीशन। अपने से पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, ये जो पाथ है इसका टोटल लेंथ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर इधर चला और 8 मीटर फिर इधर चला। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 8, ये तो हो जाएगा 16 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम निकालना जानते हैं। इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक हम ऐसे एक एरो बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस एरो का जो लेंथ है ये अपने को बता देगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया इस वेक्टर, और ये लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल में अपने को पता है ये लेंथ हम कैसे निकालते हैं। ये आ जाएगा √8² प्लस, सॉरी इसका साइड कितना दिया था, ये 10 मीटर, मैं 8 मीटर कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 8² प्लस 8², ये हो जाएगा 8√2। √2 का अगर आप वैल्यू रखोगे 1.4 रख देते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 11.2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि इक्वल रहते हैं, हाँ किसी केस में वो इक्वल भी आ जाएंगे, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। डिफरेंस दोनों में यही है कि डिस्टेंस के लिए हमें हमेशा पाथ को ध्यान में रखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को याद होनी चाहिए, या फिर हमें अच्छे से अब याद भी हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट, जो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है इसको हम ये भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और दूसरी अपने को ये बात समझ में आ गई है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये रहता है लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल भी आता है और ये उससे डिस्टेंस से कम भी आता है। मान लीजिए अपने को बोलते कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे चल के यहाँ पे पहुंच गया फाइनल पोजीशन पे, सीधा इसी पाथ पे चल के गया है, तो उस केस में क्या हो जाता, डिस्टेंस ये पाथ का लेंथ 8√2 और डिस्प्लेसमेंट भी 8√2। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी दोनों ये वाले पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और फाइनली यहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पाथ पे चल रहे हैं। ए पहले इस डायरेक्शन में चला 4 मीटर, फिर 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, और बी स्ट्रेट लाइन पे चल के गया है इस तरीके से फाइनल पोजीशन तक। हमें दोनों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम ए के लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अपने को समझ में आ गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए अपने को सिर्फ क्या लगता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए के लिए हम अलग से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये डायरेक्शंस हो जाएंगे ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। और ए का ये है इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे है ये फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए के लिए ऐसे बन जाएगा और इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और एरो हेड से अपने को ये किस साइड पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये एंगल निकाल के हम डायरेक्शन लिख लेंगे। तो इसके लिए अपने को ये वाला ट्रायंगल काम में लेना पड़ेगा। ये बेस लेंथ अपने को दिया है 4, परपेंडिकुलर लेंथ है 3 और ये है एस ए वेक्टर। तो इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, √3² + 4² हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ये तो आ जाएगा √3² + 4² और ये आ जाएगा 5 मीटर। और जो डायरेक्शन है वो हम कैसे लिख देंगे, इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं, इस ट्रायंगल में ये है थीटा, इसमें हम टेन थीटा लिखेंगे 3/4। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 37 डिग्री। तो ए के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एस ए कैप ये हो जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका मतलब है हमें ए का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, मैग्नीट्यूड 5 मीटर एंड डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे किया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या रहता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो देखो ए का पाथ क्या है, ये है ए का पाथ। तो देखो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 4 + 3। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 + 3 7 मीटर। ये हो गया ए के बारे में बात हो गया है। अब हम बी के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब देखिए बी का इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल एस बी वेक्टर। और ए और बी दोनों के इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल है। तो जो एस ए वेक्टर था वही क्या रहेगा, एस बी वेक्टर रहेगा। तो जो ए का डिस्प्लेसमेंट है वही क्या हो जाएगा, बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दोनों के इनिशियल फाइनल पोजीशन इक्वल है। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है इसी में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, तो ये आ जाएगा बी का जो पाथ है उस पे ध्यान दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, इस पे चल के गया है बी। और ये लेंथ हमने निकाल लिया है इस वाले ट्रायंगल से, ये कितना आया था 5 मीटर। तो इसके लिए हो जाएगा डिस्टेंस 5 मीटर। तो देखिए बी के केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ए के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ए के केस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये जो अपना सेकंड पॉइंट था ना, इस पे ध्यान दीजिए, हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो कब इक्वल आता है, जब पार्टिकल विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन मूव करता है। इफ पार्टिकल इज मूविंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इन दैट केस आप बोल सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे। लेकिन ए को आप ध्यान से देखिए, ए पहले यहां से ऐसे चला और इस पॉइंट पे आके इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, इधर चला गया। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज करता है पार्टिकल, अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं रहते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज किए बिना ही ट्रेवल करता है तो उस केस में क्या हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला अपना टॉपिक आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी
देखो बच्चों, वेलोसिटी को हम वी वेक्टर से लिखते हैं, और एवरेज वेलोसिटी आप चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, वी एवरेज, या फिर ये जो साइन रहता है ना, ये एवरेज का रहता है, और ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और जब भी कोई एवरेज हम वैल्यू निकालते हैं ना कोई भी क्वांटिटी का, तो वो एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन रहता है, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक गिवन टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी को कैसे बनाया गया, कैसे डिफाइन किया गया। जो एवरेज वेलोसिटी है, ये रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है, और जितने टाइम में पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, अगर उस टाइम से हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें, तो अपने को मिल जाता है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी से लिखते हैं। और एवरेज वेलोसिटी है, देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एस वेक्टर टाइम से डिवाइड हो रहा है, टाइम स्केलर रहता है, तो कोई भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। और इसका जो यूनिट है, ये रहता है मीटर पर सेकंड, और इसके डायमेंशंस हो जाएंगे m0, l1, t-1। इसमें क्या रहता है, लेंथ ऊपर आता है और नीचे यहाँ पे टाइम, तो t ऊपर जाएगा तो t-1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है डेल्टा आर, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा आर का मतलब जानते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जो एवरेज वेलोसिटी है, इसको आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में एस वेक्टर बाय डेल्टा टी रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे टाइम इंटरवल को सिंपल टी से भी लिख देते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर अपने को बोल दें, एक गिवन टाइम इंटरवल में कोई भी पार्टिकल है, उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी अगर आप जीरो के इक्वल रखोगे, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है इतने टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है पार्टिकल का, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन इक्वल हो गए हैं, वापस से पार्टिकल घूम फिर के कहां पे आ गया है, इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी इतने टाइम में क्या हो जाता है, जीरो। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। अभी अपने से एवरेज वेलोसिटी पूछा है, और बोला है कि ये जो पर्सन है, ये अपने इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चल के यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे आ गया है, और कितना टाइम लगा इसको। हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे हमारी स्टॉप वॉच का रीडिंग था जीरो। और जब ये वापस यहाँ पे आ गया फाइनल पोजीशन पे, तो उस टाइम पे रीडिंग हो गया था 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा, और इतने 5 सेकेंड में पूछा है हमसे इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है। अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो उसमें देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल ये फॉर्मूला रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, टाइम इंटरवल पता चल गया 5 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट हमने हमने निकालना सीख लिया है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर।
और ये हमने अभी सॉल्व किया था, एस वेक्टर कितना आने वाला है, +3। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, +3 इस पर्सन का, अपॉन टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, और ये आ जाएगा +0.6 मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। प्लस साइन यही बता रहा है, यहाँ पे ये जो वेक्टर टर्म में अपने पास ये आंसर आया है, इसमें जो पॉजिटिव साइन है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और 0.6 क्या बता रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना था, 3, और इसको अगर आप टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही रहता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम कुछ बातें हैं जो नोट कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये किसके बराबर आता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और देखिए, एवरेज वेलोसिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या बताते हैं, डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये हमने बात कर लिया है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। आगे भी हम बात करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, तो उसके बारे में अभी तक बात चल ही रही है। तो जैसे जैसे हम पीछे पढ़ते जाएंगे उनको हम आगे के क्वेश्चंस में भी कंसिडर करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया है एवरेज वेलोसिटी। अगला टॉपिक है अपना एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग है, ये एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ही एवरेज स्पीड डिपेंड करता है, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड कर रहा था डिस्प्लेसमेंट पे, और एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। जितना डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल ने, उसको अगर हम टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है एवरेज स्पीड। ये इस तरीके से एवरेज स्पीड को बनाया गया था। अगर आपको डिस्टेंस निकालना आता है तो एवरेज स्पीड भी निकालना आ जाएगा। जिस तरीके से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वैसे एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा, और इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड, और इसके डायमेंशंस हो जाएंगे m0, l1, t-1। इसका भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया था। अब मान लीजिए अपने को बोल दिया जाए t0 पे पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन पे वो कब आ गया, 10 सेकंड पे वो फाइनल पोजीशन पे आ गया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर हमने निकाल लिया है और अब हमसे पूछा जाए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, तो ये हम निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 11.2 अपॉन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, तो 1.12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है इस क्वेश्चन में, और हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमसे एवरेज स्पीड पूछा है। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बाद में अपना आंसर चेक कर सकते हो सही है कि गलत है। और अगर गलत आता है आपका तो आप ध्यान से देखिए कहाँ पे गलती कर रहे थे। क्वेश्चन ये है, पार्टिकल इनिशियली ट्रेवल्ड 100 मीटर इन 2 seconds and then traveled another 100 meter in next 4 seconds. Find average speed. एवरेज स्पीड, टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना टाइम तक कवर किया इसने, 2 + 4 6 सेकेंड। तो इतने टाइम इंटरवल में इसका एवरेज स्पीड कितना है, ये हमसे पूछा है। एक क्वेश्चन ये भी है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए बताइए, फिर लास्ट 4 सेकेंड के लिए बताइए, और फिर हम निकालेंगे टोटल 6 सेकेंड्स के लिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे किया है एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो देखिए, फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए पूछा है तो इतने टाइम तक ही हमें ऑब्जर्व करना है पार्टिकल को। देखिए, अपने को बोला है 100 मीटर कवर किया है ना फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड हम बड़े आराम से निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड फॉर लास्ट 4 सेकेंड। तो ये भी हम निकाल लेंगे, लास्ट 4 सेकेंड्स में कितना कवर किया है, वापस से 100 मीटर, टाइम लगा 4 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ये एवरेज रहता है। एवरेज देख लो, अगर पर सेकेंड 50 चल रहा है तो 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 100, और पर सेकेंड अगर 25 चल रहा है तो लास्ट 4 सेकेंड में कितना चलेगा वापस, 100। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाला है। और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है एवरेज स्पीड फॉर टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ 6 सेकेंड। तो देखिए, इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 + 100, ये हो जाएगा। हमने बात किया था ना एवरेज स्पीड क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो 6 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 100 + 100, और टोटल टाइम इंटरवल क्या हो गया, 2 + 4 6 सेकंड। तो ये अपने पास आ जाता है 100/3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है एवरेज अगर हम निकाल लें तो पर सेकंड ये कितना कवर कर रहा है, 100/3। ठीक है, तो 6 सेकंड में कितना कवर कर लेगा ये, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन बच्चों, देखो इसमें अपने को बोला है पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया और फिर ये चलते गया यहाँ पे, और इसने टोटल 20 मीटर कवर किया। T0 से मोशन स्टार्ट किया था, जब हमारे स्टॉप वॉच में रीडिंग कितना था, 0। और जब 10 सेकंड हो गया रीडिंग तो इसने 20 मीटर कवर कर लिया, स्ट्रेट लाइन पे चला है ना। और फिर इसने यू टर्न लिया और 5 मीटर और चला। जब ये 5 मीटर चल के यहाँ पे रुक गया तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में रीडिंग था 25। तो टोटल इसको चलने में ऐसे और वापस आने में टोटल कितना टाइम लगा, 25 सेकंड। पहले आगे चला 20 मीटर 10 सेकंड तक, और फिर 15 सेकंड में ये वापस आ गया 5 मीटर पीछे। ठीक है, क्या क्या पूछा है अपने से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। बिल्कुल आसान है डिस्टेंस लिखना। देखो, डिस्टेंस क्या रहता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 + 5, कितना हो जाएगा ये, 25। 20 + 5, 25 मीटर। फिर हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल से फाइनल तक हम एक एरो बना देते हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी का जो लेंथ है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये जो टोटल लेंथ है ना, ये अपने को दिया है 20 मीटर, और ये जो पार्ट है ये अपने को दिया है 5 मीटर। तो ये कितना बच जाएगा, 20 - 5, 15 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 15, और ये वाला डायरेक्शन है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। देखो एरो हेड किस साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है इस तरफ, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 15 और डायरेक्शन आ गया है पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस ये अपने पास है 25 अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल टाइम कितना लगा है 25 सेकेंड, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, 25 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है +15, तो ये आ जाएगा प्लस 0.6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं आएंगे तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। और बीच में डायरेक्शन चेंज हो गया था, इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से कम हो गया। और अपने को ये भी समझ में आ गया है कि पार्टिकल अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो उस केस में डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कोई गारंटी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज इस तरीके से हो गया कि वो वापस इनिशियल पोजीशन की साइड आ रहा है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज बट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज। अगला सवाल बच्चों, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, ए के लिए भी और बी के लिए भी। अब अपने से एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड पूछे हैं दोनों के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी, और टाइम इन्होंने दे दिया अपने को। ए को 5 सेकंड लगा ऐसे चलने में, यहां तक आने में, और बी को 4 सेकंड का टाइम लगा है। बी के लिए अपने को बोला है 4 सेकंड का टाइम लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ए के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ए का डिस्प्लेसमेंट हमने पहले निकाला हुआ है, क्या आया था 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकंड ए के लिए, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट का है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ए के लिए डिस्टेंस क्या आया था 7 मीटर, अपॉन टाइम इंटरवल 5 सेकंड अपने को दिया, ये आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ए के लिए हमने निकाल लिया है। बी के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वो आया था 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। बी के लिए टाइम अपने को दिया है 4 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5/4 1.25 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जो एवरेज स्पीड है वो बी का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। बी के लिए डिस्टेंस वापस से क्या आएगा 5 मीटर, टाइम लगा है 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो जो बी के लिए एवरेज वेलोसिटी आया है उसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। तो ये जो लास्ट बात है ये भी हम लिख लेते हैं।
if direction of motion is constant। तो ये वाले केस में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, जैसा बी के केस में हुआ है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाता है, एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाता है। डिस्टेंस के लिए ऐसे मोड लगाने की जरूरत है नहीं। सेकंड पॉइंट, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग विथ टाइम। अगर पूरे टाइम इंटरवल में डायरेक्शन चेंज हुआ है, चाहे एक ही पॉइंट पे चेंज हुआ हो, तो उस केस में उतने टाइम इंटरवल में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम आएगा, जो ए के केस में हुआ था। और दोनों साइड से अगर आप टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड कर दोगे, सेम वैल्यू से हमने डिवाइड किया है, तो ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, लेस देन एवरेज स्पीड। थर्ड पॉइंट ये है, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड, ये क्या रहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। एक तरीके से डिस्टेंस तो क्या है, लेंथ है, और उसी को हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो डिस्टेंस लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए पॉजिटिव नंबर को हम एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो भी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड स्पीड, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन।